हेलो एवरीवंस, अ वेरी गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे विटामिन के बारे में। अभी हम लोगों का जो चल रहा है पार्ट, हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन में हम लोगों ने मोस्टली सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया है। उसमें हम लोगों ने प्रोटीन्स भी पढ़ लिया है, विटामिन भी पढ़ लिया है, फैट भी पढ़ लिया है, ठीक है। आज हम लोग एक नए चैप्टर की तरफ डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का जो हमारा चैप्टर होगा, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिनरल सॉल्ट्स, ठीक है। आज का जो हमारा चैप्टर होगा, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मिनरल सॉल्ट्स के बारे में, खनिज लवण के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं खनिज लवण की। अगर हम बात करेंगे खनिज लवण की, तो खनिज लवण क्या होते हैं? तो खनिज लवण होते क्या है? तो देखिए, जो हमारा खनिज लवण होता है वो किस चीज का कार्य करता है, इसका कार्य क्या होता है? तो खनिज लवण का कार्य होता है उत्प्रेरक तत्व। ये हमेशा हमारी बॉडी में एक उत्प्रेरक तत्व के रूप में कार्य करता है। उत्प्रेरक तत्व के रूप में कार्य करता है, ठीक है। चलिए लिख लेती हूँ। आइए हम बात करते हैं खनिज लवण की। खनिज लवण क्या है आपका? मिनरल सॉल्ट, ठीक है। मिनरल सॉल्ट, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको, जो आपका मिनरल सॉल्ट्स होता है इसका कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य होता है इसका, ये हमारी बॉडी में उत्प्रेरक तत्व के रूप में कार्य करते हैं। किस रूप में कार्य करते हैं? ये हमारे शरीर में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अगर हम जनरली देखें तो जो खनिज लवण होते हैं, खनिज लवण कितने टाइप्स के होते हैं? खनिज लवण कितने होते हैं? तो ओवरऑल खनिज लवण तो कितने होते हैं? 24 होते हैं। 24 खनिज लवण होते हैं। लेकिन जो हमारे दैनिक जीवन के लिए, जो हमारी बॉडी के लिए सबसे मुख्य खनिज लवण होते हैं, मुख्य खनिज लवण कितने होते हैं? मेजर मिनरल्स कितने होते हैं और ट्रेस मिनरल कितने होते हैं? तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कितने मेजर मिनरल्स हैं और कितने ट्रेस मिनरल्स हैं। बट उससे पहले हम ये जानेंगे कि हमारी बॉडी में कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि खनिज लवण की आवश्यकता कितनी होती है हमारे शरीर में। तो खनिज लवण की आवश्यकता कितनी होती है? 4% होती है इसकी। अगर हम बात करते हैं आवश्यकता की, आवश्यकता, तो इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है? यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट ओनली फॉर 4% होती है। बाकी के 96% जो होता है, बाकी के 96%, 96% किससे भरा होता है? इस 96% में क्या होता है? इसमें आपका कार्बोज है, कार्बोज, वसा, वसा, कार्बोज है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, और क्या है? जल है। तो इसमें जो 96% होता है, 96% में ये सारे तत्व इसमें विद्यमान होते हैं। बाकी 4% क्या होता है? मिनरल सॉल्ट होता है। तो अब ये जो 4% मिनरल सॉल्ट होता है, क्या ये कार्बनिक होता है या अकार्बनिक होता है? ये क्वेश्चन ये भी आपका पूछा जाता है, टीजीटी के क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है कि मिनरल सॉल्ट्स, नहीं, क्वेश्चन आपका इस तरीके से आया था
कि अकार्बनिक तत्व है, उसमें दे दिया गया था कार्बोज है, प्रोटीन है, फैट है या मिनरल सॉल्ट है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका मिनरल सॉल्ट होता है, मिनरल सॉल्ट्स में क्या होते हैं, इसमें कार्बन उपस्थित नहीं होते हैं, इसमें कार्बन अनुपस्थित होते हैं। तो ये क्या होता है, ये आपका अकार्बनिक होता है। मिनरल आपका अकार्बनिक तत्व होता है, अकार्बनिक होता है। मिनरल सॉल्ट्स कैसा होता है, ये आपका अकार्बनिक होता है, इसमें कार्बन उपस्थित नहीं होते हैं। इसे हम रेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसे हम रेस के भी नाम से जानते हैं। चलिए, तो अब आगे हम बात करते हैं। मैंने कितना यहाँ पे आपको बताया है, कितना मिनरल्स होता है, 24। टोटल कितने मिनरल्स होते हैं, 24 मिनरल्स होते हैं। 24 मिनरल्स में कितने मिनरल्स आपके मेजर मिनरल्स होते हैं और कितने मिनरल्स आपके ट्रेस मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो ट्रेस और मेजर को समझने की कोशिश करिए कि ट्रेस कौन से हैं, मतलब उसमें आपके क्वेश्चन ये भी बनता है बार बार कि मुख्य खनिज लवण कौन से हैं और गौड़ खनिज लवण कौन से हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा, ठीक है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आइडेंटिफिकेशन के तौर पे आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि मुख्य खनिज लवण कौन से होते हैं और गौड़ खनिज लवण कौन से होते हैं। और उसमें भी जो मुख्य खनिज लवण होते हैं वो कौन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और कौन सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं। न्यूनतम और अधिकतम क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आइए हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट पेज लेते हैं। चलिए हम बात करते हैं खनिज तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, खनिज तत्वों का वर्गीकरण। इसको हटा दीजिए। चलिए, तो क्या देखा आपने, खनिज तत्वों का वर्गीकरण। इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य खनिज लवण की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर मिनरल्स की, मुख्य खनिज लवण। नेक्स्ट क्या है आपका, गौड़ खनिज लवण। गौड़ खनिज लवण। अब देखिए, जो आपका मुख्य खनिज लवण होता है, मुख्य खनिज लवण मेजर मिनरल्स में क्या क्या मिनरल्स होते हैं, इसमें ओवरऑल आपके टोटल कितने होते हैं, 7 मिनरल्स ऐसे होते हैं, 7 मिनरल्स आपके ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, आपके मुख्य होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है ना, चलो। तो 7 मिनरल्स कौन कौन से, इसमें 7 खनिज तत्व आपके होते हैं। सबसे पहला क्या है इसमें, सबसे पहला इसमें आता है कैल्शियम। कैल्शियम ये अधिक मात्रा में उपस्थित होता है या कम मात्रा में, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आगे लिख देंगे। इसमें है कैल्शियम है और क्या है, फास्फोरस है, फास्फोरस, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, पोटेशियम, और क्या है इसमें, सल्फर, सल्फर। सल्फर के अलावा क्या होता है इसमें,
क्लोरीन भी होता है। क्लोरीन आपका कैसा होता है? क्लोरीन भी आपका मेजर मिनरल्स में आता है, क्लोरीन। नेक्स्ट क्या है आपका? इसमें मैग्नीशियम भी जो आपका होता है, मैग्नीशियम। एक, दो, तीन, चार, पाँच, क्लोरीन, मैग्नीशियम। ठीक है, तो क्या है आपका? कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है। एक चीज और आपका इसमें है, सोडियम। सातवां है इसमें सोडियम। ठीक है, तो क्या क्या आपने देखा? मेजर मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, मैग्नीशियम और सोडियम। तो ये जो आपके मिनरल्स होते हैं, ये मिनरल्स आपके क्या हैं? ये आपके मुख्य खनिज लवण होते हैं। ठीक है, ये आपके मुख्य खनिज लवण होते हैं जो आपके क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाएगा कि जिसमें आपको कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस और लोहा दे दिया जाएगा, उसमें से पूछ लिया जाएगा मुख्य खनिज लवण नहीं है, तो आपको क्या चूज करना होगा कि लोहा जो है, लोहा आपका क्या है? मुख्य खनिज लवण ना हो के क्या है? वो आपका गौण खनिज लवण के अंतर्गत आता है। ठीक, तो इतना ध्यान में रखिएगा कि मुख्य खनिज लवण कौन से हैं और गौण खनिज लवण कौन से हैं। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम की मात्रा आपकी बॉडी में सबसे अधिक होती है। इसकी मात्रा शरीर में सबसे अधिक विद्यमान होती है, ये सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। पेन थोड़ा मुझे हल्का करना पड़ेगा। इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। और जो आपका लास्ट में क्या है? मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम की मात्रा सबसे कम होती है, इसकी मात्रा सबसे कम होती है। ठीक ना? चलिए, तो मेजर मिनरल समझ में आया। अब आइए हम ट्रेस मिनरल्स की तरफ बढ़ते हैं, गौण खनिज की तरफ। ठीक है, तो गौण खनिज लवण में कौन कौन से खनिज लवण आते हैं ये भी देखते हैं हम। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? इन 7 मिनरल्स को छोड़ दीजिए, 7 मिनरल्स को छोड़ने के बाद जितने भी मिनरल्स आपके आते हैं वो सारे क्या होते हैं? वो सारे मिनरल्स आपके गौण खनिज लवण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो इसमें क्या क्या है? सबसे पहले इसमें लोहा है, मैंने अभी ही बताया था आपको, इसमें लोहा है, लोहा है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, दिख रहा है? लोहा, सिलिकॉन, और क्या है? मैग्नीज है, मैग्नीज, मैग्नीज है, और सिलेनियम है, सिलेनियम, और क्या है इसमें? तांबा, तांबा, फ्लोरीन, 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 और क्या है इसमें? कोबाल्ट, कोबाल्ट,
आयोडीन, आयोडीन भले ही गौण खनिज लवण होता है लेकिन इसकी भी आवश्यकता हमारे शरीर में जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी खनिज लवण पाए जाएंगे सारे क्या होंगे, गौण खनिज लवण में आएंगे। कुछ और लिख लीजिए, जैसे एल्यूमिन है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फ्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक ना, कितना क्लियर हुआ? चलिए, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। हमने क्या क्या देखा है इसमें, मेजर मिनरल्स और ट्रैक्स मिनरल्स। मुख्य खनिज लवण कौन कौन से हैं? कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, सल्फर होता है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है और आयोडीन, सोडियम है। तो जो आपका कैल्शियम होता है, सॉरी जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम आपकी बॉडी में कितना होना चाहिए? ये पूरे टोटल अगर आप ओवरऑल देखेंगे मुख्य खनिज लवण में, तो ये क्या सबसे अधिक होता है या सबसे कम होता है? तो जो आपका मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम की आवश्यकता हमें सबसे कम होती है, लेकिन कैल्शियम की आवश्यकता क्या होती है? कैल्शियम की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। ठीक, तो इतना ध्यान में रखिएगा। बाकी जो आपका गौण खनिज लवण है, तो इन 7 अगर मिनरल्स को आप छोड़ देंगे, इन 7 मिनरल्स को छोड़ने के बाद जितने भी मिनरल्स आपको दिखेंगे, जैसे लोहा है, सिलिकॉन है, मैग्नीज है, ये सारे मिनरल्स क्या होते हैं? सारे गौण खनिज लवण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, चलिए, तो अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब हम बात करते हैं किस पे? कैल्शियम पे। ठीक है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके दैनिक जीवन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, बार बार मैं ये चीज रिपीट करती हूँ कि हमेशा क्वेश्चन आपका निगेटिव पॉइंट यहाँ से उठाएगा। जितने भी मिनरल्स हैं, मिनरल्स में आपके क्वेश्चन निगेटिव पॉइंट से ज्यादा उठाएंगे, इसकी कमी से होने वाले प्रभाव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कैल्शियम की प्राप्ति के साधन, रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, इसके कार्यों के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में। ठीक है, अधिकता से भी कुछ चीजें होती है, लेकिन अधिकता से कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बट फिर भी एक बार लिखवा देते हैं इसमें। आइए पहले हम देख लेते हैं इसके रिसोर्सेज क्या है। कैल्शियम, कैल्शियम, चलिए तो क्या होता है इसमें, शरीर में अन्य खनिज लवणों की अपेक्षा कैल्शियम की मात्रा क्या होती है? कम या अधिक? तो शरीर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। ठीक, शरीर में इसकी मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है। तो कैल्शियम जो होता है वो हमारे शरीर का कैल्शियम हमारे शरीर में कुल भार का या हमारे शरीर का शरीर या हमारे शरीर में कुल भार का 40% भाग या सॉरी 4% भाग किसका होता है? कैल्शियम का होता है।
4% भाग कैल्शियम का होता है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी देखिए जो कि आपका क्या होता है, जिनमें 2% भाग, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि ओवरऑल अगर आप देखें तो ओवरऑल अगर 4% मिनरल्स की आवश्यकता होती है, और जिसमें क्या होता है कि अगर 2% इसमें 2% अगर हम क्या करेंगे, इसमें कैल्शियम ही ले लेंगे, तो बाकी का जो अन्य होता है वो क्या होता है, यहाँ पे 2% ही रहेगा। फोर प्रतिशत तो पूरा ओवरऑल कैल्शियम होता है, 2%, ठीक, कैल्शियम का होता है। यह शरीर में 99% भाग, यह शरीर में 99% भाग क्या करता है, अस्थियों एवं दांतों में उपस्थित रहता है, अस्थियों एवं दांतों में उपस्थित रहता है, दांतों में उपस्थित रहता है। बाकी का 1% क्या होता है, 1% क्या होता है, 1% भाग शरीर के अन्य कोमल अंगों के लिए, अन्य कोमल अंगों या तंतुओं में विद्यमान रहता है, में विद्यमान रहता है, ठीक ना। तो इतना समझ में आया। कैल्शियम, इसकी मात्रा क्या होती है, हमारे शरीर में इसकी मात्रा अधिक होती है, जो कि हमारे पूरे शरीर में कुल भार का 2% भाग कैल्शियम का होता है, ठीक है। और यह हमारे शरीर में क्या होता है, 99% भाग क्या होता है, हमारी अस्थियों में और दांतों में उपस्थित रहता है, ठीक है। हमारी अस्थियां जो है और हमारे दांत जो है वो किस पे डिपेंड है, कैल्शियम पे डिपेंड है। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो विटामिन डी की भी वहां पे कमी हो जाएगी। अगर विटामिन डी की कमी होती है तो आपकी अस्थियों पे, हड्डियों पे और दांतों पे क्या होता है, उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो वहां पे आपका जो कैल्शियम होता है और विटामिन डी होता है, ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के साथ ही वर्क करते हैं, ठीक, एक दूसरे का अनुपूरक कहलाते हैं। और ये क्या करता है, बाकी का 1% जो भाग होता है, कहीं लिखा है मैंने, एक नहीं लिखा है, शरीर के अन्य कोमल अंगों का, इसमें लिखा है ना, यह शरीर में 99% भाग अस्थियों और दांतों में उपस्थित रहता है, शरीर के अन्य कोमल अंगों या तंतुओं में विद्यमान रहता है 1% भाग। बाकी का 1% शरीर के अन्य कोमल अंगों या तंतुओं में विद्यमान रहता है, ठीक। तो इतना समझ में आया कैल्शियम। चलिए अब हम कैल्शियम प्राप्ति के रिसोर्सेज देखते हैं, स्रोत देखते हैं, कैल्शियम प्राप्ति के स्रोत। कैल्शियम प्राप्ति के स्रोत, चलिए
तो इसको रिसोर्सेज क्या होते हैं, सबसे मुख्य रिसोर्सेज इसका क्या होता है, दूध। ठीक है, दूध कैल्शियम प्राप्ति का क्या होता है, सर्वोत्कृष्ट साधन माना जाता है। दुग्ध जो होता है, दूध या फिर दूध से प्राप्त होने वाले जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, कैल्शियम प्राप्ति के सबसे मुख्य साधन माने जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहला इसमें क्या है, मेजर पॉइंट इसमें है दूध। दूध कैल्शियम प्राप्ति का, कैल्शियम प्राप्ति का सबसे उत्कृष्ट साधन माना जाता है। उत्कृष्ट साधन। और क्या होता है इसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है, दूध में उपस्थित कैल्शियम का जो अवशोषण होता है वह शरीर में पूर्ण रूप से हो जाता है। ठीक, और साथ में इसमें क्या है, दूध से बने हुए पदार्थ, जैसे क्या है इसमें, दूध या दूध से बने हुए जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे दही हो गया, मट्ठा हो गया, छाछ हो गया और पनीर हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, कैल्शियम प्राप्ति के स्रोत माने जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो सादा दूध ही होता है गाय का। ठीक है, और इसमें क्या है, इसके अलावा भी इसमें पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पत्तेदार सब्जियां, फूल गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, पत्ता फूल गोभी, पत्ता गोभी, अंडा, अंडा भी क्या होता है, अंडा भी कैल्शियम का अच्छा रिसोर्स माना जाता है। क्योंकि जब आपकी आंखों में प्रॉब्लम होती है, अस्थियों में प्रॉब्लम होती है या दांतों में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर्स आपको अंडे का सेवन करने के लिए जरूर सजेस्ट करते हैं। ठीक, तो अंडा और दूध आपका क्या है, ये आपके दोनों मेजर पॉइंट होते हैं, ये दोनों आपके बहुत ही मेजर पॉइंट होते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए, इतना समझ में आया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किस पे, कैल्शियम के कार्यों पे। ठीक है, कैल्शियम के कार्य, हम बात करते हैं अब कैल्शियम के कार्यों की। कैल्शियम के कार्य, तो कैल्शियम का कार्य क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया है कि आपके टिश्यूज को अस्थियों को मजबूत करने का कार्य करता है, दांतों को मजबूत करने का, स्वस्थ रखने का कार्य करता है। तो सबसे पहला पॉइंट ही इसमें लिख लीजिए, इसका क्या कार्य है, आपकी अस्थियों एवं दांतों का निर्माण करना। अस्थियों एवं दांतों का निर्माण करना, दांतों का निर्माण। दूसरा क्या है इसमें, शारीरिक वृद्धि एवं विकास करना, शारीरिक वृद्धि एवं विकास करना, शारीरिक वृद्धि एवं विकास। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मांसपेशियों के संकुचन में नियंत्रण, मांस पेशियों के
संकुचन में नियंत्रण। और नेक्स्ट क्या है, हृदय की गति को संतुलित बनाए रखना। हृदय की गति को संतुलित बनाए रखना। ठीक है, तो कितने पॉइंट आपने देखे, 1 2 3 4। ठीक है, क्या क्या कार्य है इसका, अस्थियों एवं दांतों का निर्माण करना, शारीरिक वृद्धि एवं विकास, मांसपेशियों के संकुचन में नियंत्रण करना और हृदय गति को संकुचित बनाए रखना। ठीक है, संतुलित बनाए रखना। ठीक, अगर आपकी बॉडी में क्या होता है, अस्थियों की कमी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हड्डियों पे उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, शारीरिक वृद्धि नहीं हो पाएगी। ठीक है, शारीरिक वृद्धि और विकास रुक जाता है। क्या होता है, जब वो शिशु को अगर देखिए, अगर शैशवावस्था में कैल्शियम की अच्छी मात्रा ना दी जाए, कैल्शियम की मात्रा कम कर दी जाए, तो वहाँ पे क्या होता है कि शिशु का विकास रुक जाता है। ठीक है, वहाँ पे विकास अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मांसपेशियां जो होती हैं वो संकुचित हो जाती हैं, उसकी मतलब वो पूरी तरीके से काम ही नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट अवरुद्ध हो जाता है, वहाँ पे रुक जाता है, तो सही से डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है, क्योंकि हड्डियां बोन्स काम ही नहीं कर पाएंगी, तो कैसे आपकी बॉडी डेवलपमेंट करेगी। ठीक, और इसमें एक चीज और भी होता है कि हृदय की गति को भी यह संतुलित बनाए रखता है। जब कैल्शियम की कमी होती है तो हृदय में भी क्या होते हैं, परिवर्तन आने लगते हैं। ठीक, चलिए आइए अब हम बात करते हैं कैल्शियम की कमी के प्रभाव। कैल्शियम की कमी के प्रभाव, इसकी कमी से क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। देखिए, कैल्शियम की कमी से जो प्रभाव होते हैं, अवस्थाओं के अनुसार उन्हें डिवाइड किया गया है। जैसे इसमें शैशवावस्था में क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, प्रौढ़ावस्था में क्या इसका प्रभाव होता है, गर्भावस्था में क्या इसका प्रभाव होता है, और वृद्धावस्था में। ठीक है, तो हम इसे अवस्थाओं के अनुसार देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें गर्भावस्था में कैल्शियम की कमी से गर्भावस्था में प्रभाव। सबसे पहले हम गर्भावस्था, अगर हम बात करते हैं गर्भावस्था में इसकी कमी से क्या प्रभाव पड़ता है, तो गर्भावस्था में क्या होते हैं, सामान्य प्रसव में कठिनाइयां होती हैं। सामान्य प्रसव में कठिनाई, जिसकी वजह से क्या होता है, शल्य क्रिया द्वारा प्रसव संपन्न किया जाता है। शल्य क्रिया द्वारा प्रसव की प्रबल संभावना। इतना तो सभी को पता है कि आजकल क्या होता है कि प्रेगनेंसी टाइम पे क्या होती है, कैल्शियम की कमी होती है, और उसकी वजह से क्या होती है कि सामान्य प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। सामान्य प्रेगनेंसी नहीं होती है तो शल्य क्रिया का मतलब क्या है कि ऑपरेशन। यहाँ पे क्या होती है, जब भी प्रेगनेंसी के टाइम पे आप देखेंगे तो मैक्सिमम आपको सामान्य प्रसव बहुत कम ही दिखेगा, शल्य क्रिया द्वारा प्रसव आपको अधिक देखने को मिलेगा, ऑपरेशन द्वारा प्रसव
मैक्सिमम 90% आपको जितने भी प्रसव देखने को मिलेंगे 90% आपको शल्य क्रिया द्वारा या ऑपरेशन द्वारा देखने को मिलते हैं। तो उसमें क्या होती है, कैल्शियम की कमी होती है। ठीक, चलिए तो इसी तरीके से हम देखते हैं अब शिशु में इसकी कमी से क्या प्रभाव पड़ते हैं। शैशवावस्था में शैशवावस्था शैशवावस्था तो शैशवावस्था में क्या होता है, शैशवावस्था में अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। इसमें क्या होती हैं, अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। अस्थियां कमजोर हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। अस्थियां कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रिकेट्स नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। रिकेट्स नामक रोग। एक क्वेश्चन भी बनता है, रिकेट्स नामक रोग किसमें होता है, बच्चों में होता है या प्रौढ़ों में होता है। तो रिकेट्स नामक रोग कैल्शियम की कमी से बच्चों में दिखाई देता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है इसमें, दांत भी देर से निकलता है। दांत का देर से निकलना, देर से निकलना। ठीक, चलिए इसके साथ क्या है, शैशवावस्था। आप किसकी बात करेंगे, हम प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था तो प्रौढ़ावस्था में क्या देखने को मिलता है, इसमें ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी से होता है। तो ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है, हो जाता है। और क्या होता है इसमें, जरा सी चोट लगने पर, जरा सी चोट लगने पर, चोट लगने पर अस्थियों का टूट जाना, अस्थियों का टूट जाना। ठीक, और नेक्स्ट क्या है, प्रौढ़ावस्था में भी देख लीजिए तो समझाते हैं। सॉरी, वृद्धावस्था बचा है ना, वृद्धावस्था। चलिए तो वृद्धावस्था में क्या होता है, वृद्धावस्था में इसमें भी क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग इसमें भी होता है। अगर कहीं क्वेश्चन में प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था दोनों दिया गया है तो आप दोनों पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप वृद्धावस्था में देंगे। ठीक है, सेकेंड प्रायोरिटी आप क्या देंगे, प्रौढ़ावस्था में। अगर दोनों दिया गया तो आपको वृद्धावस्था में देना है, क्योंकि इसके लक्षण इसमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। ऑस्टियोमलेशिया ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग। और क्या है इसमें, मांसपेशियां क्रियाशील हो जाती हैं, मांसपेशियां क्रियाशील हो जाती हैं। कमर या कुबड़ निकल आता है, कुबड़ निकल आना।
और क्या होता है इसमें टिटैनी नामक रोग इसकी वजह से हो जाता है। टिटैनी नामक रोग, ठीक ना। तो आई होप इतना क्लियर हुआ। कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में हमने देखा। क्या क्या देखा हमने, सबसे पहले हमने बात किया गर्भावस्था में। तो गर्भावस्था में क्या होता है, सामान्य पुरुषों में क्या होती है, कठिनाइयां देखने को मिलती है। इससे क्या होता है, शल्य क्रिया द्वारा प्रसव को क्या किया जाता है, प्रबल संभावना होती है, ठीक है, यह संपन्न किया जाता है। दूसरा क्या है, शैशवावस्था। शैशवावस्था में क्या होता है, इसमें अस्थियां कमजोर पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, रिकेट्स नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होते हैं, बच्चों में शैशवावस्था में क्या होते हैं, दांत जब बहुत देर से निकल रहे हैं तो उसका मतलब है कि कैल्शियम की वहां पे कमी होती है, ठीक। दूसरा क्या है, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, इसमें ऑस्ट्रोमलेशिया नामक एक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो जो ऑस्ट्रोमलेशिया नामक रोग होता है वो क्या होता है, इसमें होता ये है कि जरा से भी चोट लग जाने पे क्या होता है, अस्थियों का टूट जाने का डर बना रहता है और अस्थियां टूट भी जाती हैं। तो इसमें ऑस्ट्रोमलेशिया नामक रोग हो जाता है और जरा सी चोट लगने पर अस्थियां टूट जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, वृद्धावस्था। अगर हम बात करते हैं वृद्धावस्था की, तो वृद्धावस्था में भी क्या होता है, ऑस्ट्रोमलेशिया नामक रोग हो जाता है और इसकी वजह से क्या होती है, मांसपेशियां जो होती हैं वो क्रियाशील हो जाती हैं और इसकी वजह से इसमें भी क्या होता है, कुबड़ निकल आता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक टिटैनी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप उठाइएगा तो उसमें दिया गया है टिटैनी नामक रोग उत्पन्न होता है किसकी कमी से और किस एज ग्रुप में होता है। तो इसमें दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। सबसे पहली चीज, तो अगर एज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन रहा है तो एज क्या है, इसमें क्या दिया गया है, वृद्धावस्था में। टिटैनी नामक रोग जो होता है अगर उसमें दिया है वृद्धावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में, तो उसमें आपको ये चीज ध्यान देना है, टिटैनी नामक रोग किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से। किस एज में होता है, वृद्धावस्था में, ठीक। दोनों चीजें क्लियर है। चलिए, तो आई होप कि आपका कैल्शियम में हम लोगों ने क्या क्या देखा है। कैल्शियम में हम लोगों ने इसके रिसोर्सेज देखे हैं, ठीक है। रिसोर्सेज के बाद हमने क्या देखा है, इसके कार्य देखे हैं। इसके कार्य क्या क्या है, अस्थियों एवं दांतों का निर्माण करना, शारीरिक वृद्धि और विकास का कार्य करना, मांसपेशियों का संकुचन या नियमन और हृदय गति को संतुलित बनाए रखने का कार्य करता है। और इसमें हमने इसके कमी से होने वाली बीमारियों को देखा, ठीक। चलिए, तो अब थोड़ा सा भी हमारा बचा हुआ है। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो क्या था, आपका कैल्शियम ही था। क्वेश्चन जो आपका जहां से ज्यादा बनता है वो कैल्शियम से ही बनता है, बाकी ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। एक दो टॉपिक और है आपका, जैसे इसमें फास्फोरस है और आपका सोडियम है। फास्फोरस और सोडियम से भी क्या है, क्वेश्चन बनते हैं। बाकी के जो कुछ और है छोटे छोटे मिनरल्स, उसे मैं क्या करूंगी, पीडीएफ आपको भेज दूंगी, आप पीडीएफ के थ्रू देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी इसमें एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं होगा, टाइम वेस्टेज ही होगा, बाकी क्वेश्चन वहां से बनता नहीं है। फिर भी मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी, पीडीएफ से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। चलिए, तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम किस पे। नेक्स्ट मिनरल्स हमारा क्या है, नया पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट मिनरल्स है हमारा सोडियम। पहले फास्फोरस को देख लेते हैं। फास्फोरस, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि इसमें से ज्यादा नहीं बनना है क्वेश्चन। जो मेजर पॉइंट है वो देख लीजिए आप। भाई बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये, ठीक है। चलिए, क्या पढ़ रहे हैं हम। तो जैसे आपने कैल्शियम को देखा है, कैल्शियम की ही तरह फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस भी आपकी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए या शारीरिक वृद्धि या विकास के लिए फास्फोरस भी
अधिक आवश्यक होता है। ठीक है, जैसे जितना आपका कैल्शियम आवश्यक होता है उससे थोड़ा सा ही कम, लेकिन आपका फास्फोरस भी उतना ही आवश्यक होता है। ठीक, तो हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि यह कोशिका के केंद्रक में उपस्थित रहता है। यह कोशिका के केंद्रक में उपस्थित रहता है। केंद्रक में उपस्थित रहता है। वैसे तो यह शरीर के सभी कोशिकाओं में उपस्थित रहता है, बट कोशिका के केंद्रक में ही उपस्थित होता है। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि फास्फोरस कहाँ भी उपस्थित रहता है, अगर सिर्फ कोशिका दिया गया है तब तो ठीक है। अगर कोशिका के केंद्रक में दिया गया है तो क्वेश्चन आपका कोशिका के केंद्रक में ही उपस्थित रहता है, यही बनेगा। ठीक, चलिए तो फास्फोरस के कार्य हम देखते हैं। फास्फोरस के कार्य, फास्फोरस के कार्य, तो क्या है फास्फोरस के कार्य? सबसे पहला इसका कार्य होता है हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में सहायक। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में सहायक। निर्माण में सहायक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में सहायक। कार्बोज के चयापचय में भी यह सहायक होता है। कार्बोज के चयापचय में सहायक। के चयापचय में सहायक। और क्या होता है? यह अम्ल क्षार का संतुलन भी बनाए रखने में सहायक होता है। अम्ल क्षार के संतुलन को बनाए रखने में सहायक। बनाए रखने में सहायक। और क्या करता है ये? ऊर्जा उत्पादन क्रिया में भी सहायक होता है। ऊर्जा उत्पादन क्रिया में सहायक। ठीक ना? और एक काम इसका और जो मेजर काम होता है, कोशिकाओं के विकास में भी सहायक होता है। कोशिकाओं के विकास में सहायक। कोशिकाओं के विकास में सहायक। ठीक ना? और इसके रिसोर्सेज की बात करें, प्राप्ति के साधन, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें और कुछ नहीं। प्राप्ति के साधन क्या हो सकते हैं? तो देखिए, मैंने आपको जैसे बताया था कैल्शियम, तो कैल्शियम में सबसे मेजर पॉइंट क्या था? मिल्क। तो मिल्क में क्या है कि कैल्शियम बहुत ही अच्छी मात्रा में विद्यमान होता है। बट यहाँ पे जब अगर आप फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस में क्या होता है? फास्फोरस में दूध है, दूध है, इसमें दूध है, अंडा है, मांस है,
मछली है, और एक चीज में आटा। ठीक, तो फास्फोरस समझ में आया। चलिए, ठीक ना। तो फास्फोरस में हमने क्या क्या देखा इसमें, फास्फोरस आई होप कि क्लियर हुआ। चलिए, थोड़ा सा हमारा बचा हुआ है सोडियम, सोडियम पे भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आइए हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम, तो सोडियम क्या होता है, सोडियम आपका मेजर मिनरल्स है या फिर ट्रेस मिनरल्स है। तो सोडियम जो आपका होता है, सोडियम आपका मेजर मिनरल्स के अंतर्गत आता है। ये आपका क्या है, मेजर मिनरल्स है। ठीक है, तो इसमें सबसे जो रिच पॉइंट होता है, सबसे रिच पॉइंट क्या होता है, सोडियम सामान्यतः सभी भोज्य पदार्थों में, सोडियम सामान्यतः सभी भोज्य पदार्थों में, सभी भोज्य पदार्थों में रहता है। सोडियम या क्लोरीन के साथ मिलकर, यह क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ मिलकर, मिलकर सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, साधारण नमक के रूप में मौजूद रहता है। नमक के रूप में मौजूद रहता है। ठीक है ना। इसके कार्य क्या होते हैं, इसमें कुछ और भी तत्व हैं, जैसे जैसे क्या है, इसमें दूध है, मांस है, मछली, अंडा और दही। दही भी इसका रिसोर्स, बहुत ही अच्छा रिसोर्स माना जाता है। ठीक है, अब इसके कार्य को देख लीजिए। तो इसका कार्य क्या है, अम्ल तथा क्षार में, अम्ल क्षार संतुलन को नियंत्रित करता है। अम्ल क्षार संतुलन को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, हृदय की धड़कन गति को नियमित रखता है, हृदय की धड़कन गति को नियमित रखता है, नियमित रखता है। और इसमें सबसे मेन पॉइंट होता है, जल संतुलन में सहायक होता है। जल संतुलन, जल संतुलन में सहायक।
चलिए, तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा। हमने सोडियम पढ़ा, फास्फोरस पढ़ा और आपका क्या था, कैल्शियम। तो ये क्या थे, आपके मेजर मिनरल्स थे। ठीक है, तो आपने मेजर मिनरल्स, आपने 3 तरह के मेजर मिनरल्स को देख लिया है। बाकी के जो मेजर मिनरल्स हैं वो भी मैं आपको अभी पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप पीडीएफ के थ्रू थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन आपके यहीं से ही ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, बाकी अब हम कल की क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्या बचा हुआ हमारा, ट्रेस मिनरल्स। ठीक है, जो हमारा गौड़ खनिज है, गौड़ खनिज के बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।